नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये डेली आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है। पर डे मॉर्निंग में आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास दी जाती है हमारे द्वारा, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद सारे करंट अफेयर को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद आप लोगों तक पहुँचाने का काम किया जाता है। तो साथियों, ये डेली हम लोगों के करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसे हम लोग बिना समय गंवाए, बिना कुछ बातें किए हुए इधर उधर की, हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, पहली जानकारी है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 नवंबर को बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी 19 नवंबर को अर्थात कल 19 नवंबर को बेंगलुरु टेक समिट, बताऊंगा भी, इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा, थोड़ा रुकिएगा। क्या है बेंगलुरु टेक समिट? दो 2020 का उद्घाटन करेंगे। 2020 का उद्घाटन करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 नवंबर को बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन करेंगे। साथियों, नरेंद्र मोदी जी जो आगामी अर्थात कल 19 नवंबर है को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ बेंगलुरु टेक समिट 19 से 21 नवंबर तक चलेगा। बेंगलुरु टेक समिट 19 से 21 नवंबर तक किया जाए। इसका आयोजन 19 से 21 नवंबर के बीच किया जाएगा। नवंबर के बीच किया जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन कौन किया। साथ ही साथ आपसे पूछ लेगा कि बेंगलुरु टेक समिट का आयोजन कब से कब तक किया गया था। साथ ही साथ साथियों, इस सम्मेलन का आयोजक कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक नवाचार एवं प्रौद्योगिकी सोसाइटी, कर्नाटक सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी विजन ग्रुप, साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और MS एक्टिव साइंस टेक कम्युनिकेशन के सहयोग से किया जाएगा। यह आयोजन किसके सहयोग से किया जाएगा अगर बात करें तो यह आयोजन कर्नाटक सरकार के कर्नाटक नवाचार एवं प्रौद्योगिकी सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ कर्नाटक सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी विजन ग्रुप जो है इसकी भी यहाँ पे जो है उपस्थिति रहेगी। साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप का भी यहाँ उपस्थिति रहेगा। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और MS एक्टिव साइंस टेक कम्युनिकेशन के सहयोग से
बेंगलुरु टेक समिट 2020 का आयोजन 19 नवंबर से 21 नवंबर के बीच किया जाएगा। और साथियों अगर बात करें तो बेंगलुरु टेक समिट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री महामहिम श्री स्कॉट मॉरिसन, स्विस कॉन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष माननीय श्री गाई पारमेलियन और साथ ही साथ और कई अन्य गणमान्य हस्तियाँ भी इसमें भाग लेंगी। और साथियों अगर इसके अलावा बात करें हम लोग तो इस कार्यक्रम में भारत तथा पूरे विश्व के अग्रणी विचारक, जो भी अग्रणी विचारक हैं वो, और उद्योग जगत के अग्रिम पंक्ति के नायक, उद्योग जगत में जिसका पहला स्थान है वो सभी लोग। और साथ ही साथ अगर बात करें तो तकनीकी विशेषज्ञ, अनुसंधानकर्ता, नवोन्मेषण, निवेशक, नीति निर्माता तथा शिक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण हस्तियां भी इसके अंतर्गत शामिल होंगी इस आयोजन में। कौन से आयोजन में? बेंगलुरु टेक समिट आयोजन में ये सभी लोग शामिल होंगे। साथ ही साथ साथियों अगर हम लोग बात करें तो इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या होगा? नेक्स्ट इज नाउ। बेंगलुरु टेक समिट 2020 का बेंगलुरु टेक समिट 2020 का मुख्य विषय क्या होगा? नेक्स्ट इज नाउ। नेक्स्ट इज नाउ। बेंगलुरु टेक समिट 2020 का मुख्य विषय की बात करें तो नेक्स्ट इज नाउ इसका मुख्य विषय है। इसके तहत महामारी के बाद के विश्व में उभरती मुख्य चुनौतियां और सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मुख्य प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषणी तकनीकों के प्रभाव पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। कौन कौन से रूपों में? कि महामारी के बाद के विश्व में उभरती मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी हैं, साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषणी तकनीकों के प्रभाव पर मुख्य रूप से इसके अंतर्गत चर्चा होगी। ठीक साथियों, ये हमारी कुछ जानकारी थी। 19 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में बेंगलुरु टेक समिट का आयोजन बेंगलुरु टेक समिट का आयोजन किया जाएगा। ठीक साथियों, 19 से 21 नवंबर के बीच में इसका आयोजन चलेगा। इसके आयोजन में कौन कौन भाग लेंगे इसके बारे में भी जानकारी मैं आप लोगों को प्रदान कर दिया। कौन कौन लोग भाग लेंगे इसके बारे में भी जानकारी मैं आप लोगों को दे दिया। अगली जानकारी साथियों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करेंगे। ठीक साथियों, आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम
इकोनॉमी फोरम, न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करेंगे। संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग, किसे? तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग के न्यू इकोनॉमिक फोरम को, तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग के न्यू इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करेंगे। क्या संबोधित करें साथियों? ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की अगर बात किया जाए तो श्री मिशेल ब्लूमबर्ग ने वर्ष 2018 में की थी। अगर हम लोग न्यू इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की बात करें, ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम की स्थापना श्री मिशेल ब्लूमबर्ग जी, मिशेल ब्लूमबर्ग ने वर्ष 2018 में की थी। साथियों, ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी की फोरम की बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना मिशेल ब्लूमबर्ग ने 2018 में की थी। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम की स्थापना मिशेल ब्लूमबर्ग 2018 में किए थे। ठीक साथियों, अगर बात करें तो यह फोरम जो होता है ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम, यह विश्व अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक अंतरण के समय उसके सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों के लिए कार्रवाई योग्य समाधान सुधारने के वास्ते वैश्विक समुदाय के नेताओं को विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराता है। अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था जब बिगड़ती है तो उस अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से जो है सुचारू रूप से उसे चालू किया जाए, सुचारू रूप से चलाया जाए, और उस अर्थव्यवस्था की जो चुनौती होती है उस पर किस प्रकार से डिस्कस किया जाए, इससे किस प्रकार से हम लोग लड़ सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं इन चुनौतियों से, कौन सी इकोनॉमिक चुनौतियों से। इसके लिए यह जो ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम होता है, यह सभी जो भी देश इस इकोनॉमिक से पीड़ित होते हैं उन सभी देशों के लिए चर्चा के लिए अगर बात किया जाए तो एक मंच प्रोवाइड कराता है जिस पे बैठ के सभी लोग अपनी अपनी बातों को रख कर किस प्रकार से अर्थव्यवस्था की चुनौती से हम लोग ऊपर उठ के बाहर आ सकते हैं, उसके लिए चर्चा किया जाता है। साथ ही साथ साथियों कि फोरम की पहली उद्घाटन बैठक की अगर बात किया जाए तो इस ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक फोरम की पहली बैठक सिंगापुर में हुई थी तथा दूसरी बैठक की बात किया जाए तो बीजिंग में हुई थी। अगर बात करें तो ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम की पहली बैठक सिंगापुर में तथा दूसरी बैठक बीजिंग में। दूसरी बैठक बीजिंग में आयोजित की गई थी। साथ ही साथ साथियों कि इस वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रबंधन, व्यापार एवं निवेश, व्यापार में किस प्रकार से निवेश किया जाए और साथ ही साथ प्रौद्योगिकी
पूंजी बाजार, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और समन्वय जैसे विषयों पर बातचीत हुई थी। ये जो बैठक पहली और दूसरी हुई थी, इन बैठकों में अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रबंध किया जाए, अर्थव्यवस्था प्रबंधन पे चर्चा हुई थी। साथ ही साथ व्यापार में किस प्रकार से निवेश किया जाए, इन विषय पे चर्चा हुई थी। और इसी के साथ प्रौद्योगिकी के बारे में अर्थात टेक्नोलॉजी के बारे में, और पूंजी बाजार, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और समन्वय जैसे अर्थात सभी देशों के बीच में समन्वय, एक दूसरे देशों के प्रति समन्वय किस प्रकार से स्थापित हो सके, इस विषय में यहाँ पे चर्चा हुई थी। ठीक साथियों, और इस बैठक के वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी की चुनौती का सामना कर रही है। अतः फोरम की बैठक में विचार विमर्श अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उपाय करने और भविष्य के लिए रणनीति तैयार करने का केंद्रित रहेगा। कब? जब ये तीसरी वार्षिक ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक होगी, इसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें संबोधन देंगे। ठीक साथियों, ये हमारी जानकारी थी कि जो तीसरा वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम जो आयोजित किया जा रहा है, इसके संबंध में जानकारी थी। अगली अगर जानकारी की बात करें साथियों, हम लोग अगली जानकारी की बात करें अगली जानकारी है साथियों कि चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। इसे हम लोग मिटाते हैं। ये जानकारी थी जिसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं साथियों। यहाँ आपको क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप लोग बीच में 2 मिनट 4 मिनट खोल के देखे उसके बाद फिर चले जाएंगे तो चीज़ें कंफर्म नहीं होंगी। आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड है, आपको भी अपने घर में अपने रूम में एकदम क्लास के जैसे माहौल बनाना पड़ेगा। क्लास के जैसा माहौल बनाने के बाद आप लोगों को ये फील लाना पड़ेगा कि हम क्लासरूम में स्कूल में बैठे हुए हैं। एक टाइम टेबल के साथ अपना टाइम टेबल सेट करिए और उसी के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए और नई ऊर्जा दीजिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो। नहीं तो आने वाला समय बहुत क्रिटिकल समय होने वाला है अगर पढ़ाई लिखाई नहीं हुई तो। साथियों, अगली बात है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया। तो सोनू सूद को आप सभी लोग जानते होंगे। कोविड 19 महामारी के दौरान महाराष्ट्र से अनेक राज्यों के जो मजदूर वर्ग या जो भी असहाय लोग जिन्हें जो अपने घर नहीं जा पा रहे थे, उन सभी लोगों की सहायता, ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट कोविड-19 महामारी की जब वैश्विक महामारी जब आई हमारे देश में, तो उस दौरान लोगों की जब ये मदद की तो उस दौरान ये ज़्यादा हाईलाइट हुए। उसी दौरान इनके जो है प्रशंसक ज़्यादा बढ़े। तो साथियों, अगर बात करें हम लोग तो सोनू सूद को पंजाब राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। अच्छा, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएं कि सोनू सूद पंजाब राज्य के ही जन्मे हुए एक्टर हैं। सोनू सूद का जन्म की अगर बात किया जाए तो इनका जन्म पंजाब राज्य में ही हुआ था। आइए हम लोग पहले बात करते हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में सोनू सूद को पंजाब राज्य का स्टेट आइकॉन
स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने हाल ही में सोनू सूद को पंजाब राज्य का स्टेट आइकॉन स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। साथियों और भी अगर बात करें तो सोनू सूद पंजाब के मेगा ज़िले के रहने वाले हैं। सोनू सूद की अगर बात करें तो सोनू सूद पंजाब राज्य के मेगा ज़िले के रहने वाले हैं। सोनू सूद को बतौर एक्टर पूरे देश में पहले से ही लोग जानते थे। सोनू सूद की अगर बात करें तो सोनू सूद को बतौर एक्टर पहले से ही लोग जानते थे। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो सोनू सूद को जिन्हें हिंदी, पंजाबी और दक्षिणी भारतीय सिनेमा में काम किया है। सोनू सूद की अगर बात करें तो ये हिंदी, पंजाबी साथ ही साथ दक्षिण भारतीय सिनेमाओं में ये काम कर चुके हैं। लेकिन अगर उनकी एक अलग पहचान की बात करें तो इनकी एक अलग पहचान उस वक्त जानी गई जब उन्होंने और उनकी पूरी टीम किसकी सोनू सूद की पूरी टीम और स्वयं भी सोनू सूद जी कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कोविड-19 महामारी के दौरान जब लॉकडाउन किया गया था तो उस दौरान मजदूरों तथा प्रवासियों को जो प्रवासी मजदूर हुआ करते थे उन सभी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था सोनू सूद ने। ठीक साथियों, सबसे ज़्यादा ये हाईलाइट उसी दौरान हुए थे। बाकी बतौर एक्टर तो इन्हें पहले से ही लोग जानते थे। सोनू सूद के जन्म की बात करें तो इनका पंजाब राज्य के मेगा जिले में जन्म हुआ था। ठीक साथियों, अगली जानकारी की अगर बात करें ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनका रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो साथियों इनके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार साथियों हम लोग पंजाब राज्य की बात कर रहे थे तो हम लोग पंजाब राज्य की बात कर रहे थे सोनू सूद से संबंधित। तो हम लोग थोड़ा सा पंजाब राज्य के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो साथियों पंजाब राज्य के अगर राजधानी की बात करें, राजधानी चंडीगढ़, सबसे बड़ा शहर अगर यहाँ की बात करें तो लुधियाना, सबसे बड़ा शहर लुधियाना। सबसे बड़ा शहर होगा। साथ ही साथ साथियों अगर पंजाब में टोटल ज़िलों की बात करें डिस्ट्रिक्ट की तो टोटल 22 ज़िले हैं। और अगर यहाँ के भाषा की बात करें लैंग्वेज की तो पंजाबी यहाँ की मुख्य भाषा है, पंजाबी। और साथियों अगर पंजाब राज्य के गठन की बात करें तो इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 नवंबर 1966। यहाँ के राज्य की बात करें राज्यपाल की बात तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल हैं। गवर्नर राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो अमरिंदर सिंह,
मुख्यमंत्री पंजाब राज्य के अमरिंदर सिंह। साथ ही साथ साथियों, अगर यहाँ के विधानसभा सीटों की बात करें तो 117 सीट विधानसभा की 117 सीट, साथ ही साथ लोकसभा की 13 सीट। बहुत सही। लोकसभा की 13 सीट, और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की 7 सीट। राज्यसभा की 7 सीट। और साथियों, अगर पंजाब के उच्च न्यायालय की बात करें, पंजाब राज्य के उच्च न्यायालय की बात करें तो ये इनका उच्च न्यायालय पंजाब उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय पंजाब उच्च न्यायालय। पंजाब उच्च न्यायालय, ये हम लोगों की थोड़ी सी पंजाब राज्य से संबंधित जानकारी थी। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब राज्य के सबसे बड़े शहर की अगर बात करें तो लुधियाना सबसे बड़ा शहर होगा। टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट है पंजाब राज्य में। लैंग्वेज की बात करें, भाषा की, तो यहाँ पंजाबी बोली जाती है। पंजाब राज्य के गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का गठन किया गया। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यहाँ के विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जी यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो अमरिंदर सिंह पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब राज्य में विधानसभा सीटों की बात करें तो 117 सीट, लोकसभा की बात करें तो 13 सीट, राज्यसभा की बात करें तो 7 सीट। और अगर यहाँ के उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ का उच्च न्यायालय पंजाब उच्च न्यायालय पंजाब राज्य का है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की ओर हम लोग चलते हैं। एक्चुअली हम लोग सोनू सूद से संबंधित पंजाब राज्य की चर्चा किए, तो इस वजह से पंजाब राज्य के बारे में कुछ जानकारी भी हम लोगों को चाहिए थी, जिसे हम लोग प्राप्त किए। अगली जानकारी की ओर साथियों हम लोग चलेंगे कि नीतीश कुमार जी कौन? नीतीश कुमार जी 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। नीतीश कुमार जी 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं। नीतीश कुमार जी 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि अभी हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा 7वीं बार शपथ लिए हैं, तो वहाँ आपको आंसर देना पड़ेगा नीतीश कुमार जी 16 नवंबर को सर्वाधिक बार 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। या तो पूछेगा कि अभी हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री सर्वाधिक 7वीं बार शपथ के रूप में सर्वाधिक 7वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक साथियों, ये आपसे पूछेगा। अगली जानकारी की अगर बात करें तो स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज दिया है?
ठीक, स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान, जो कि पूरी तरह से व्यावसायिक होगी, ठीक, कितने अंतरिक्ष यात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज दिया है। तो साथियों इसकी बात करें अगर, तो अमेरिकी एरोनॉटिक्स कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिकी एरोनॉटिक्स कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट 4 अंतरिक्ष यात्री, कितने? 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। साथ ही साथ साथियों नासा के लिए स्पेस एक्स ने रूस पर निर्भरता खत्म कर दी है। स्पेस एक्स एक निजी कंपनी है। अगर स्पेस एक्स की बात करें तो यह एक निजी कंपनी है। स्पेस एक्स एक निजी कंपनी है। क्या है? एक निजी कंपनी है। एक निजी कंपनी है जिसके संस्थापक की बात करें, अगर हम लोग संस्थापक की बात करें तो इलॉन मस्क जी थे। इलॉन मस्क जी हैं अभी। स्पेस एक्स की बात करें तो यह एक निजी कंपनी है जिसके अगर संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक इलॉन मस्क जी हैं। कौन? इलॉन मस्क जी स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक हैं। नासा का वास्तविक उद्देश्य की अगर बात करें तो एलन मस्क की कंपनी की मदद से ब्रह्मांड में मौजूद अन्य ग्रहों पर बस्तियां बसाने के लिए काम करना है। अगर बात करें तो नासा का जो वास्तविक काम है, वास्तविक एम है, उद्देश्य जो है वह है कि एलन मस्क की कंपनी की मदद से ब्रह्मांड में मौजूद अन्य ग्रहों पर बस्तियां बसाने का काम किया जाना है। ठीक साथियों, अमेरिकी एरोनॉटिक्स कंपनी स्पेस एक्स, जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स की अगर बात करें, स्पेस एक्स की बात करें तो यह अमेरिकी एरोनॉटिक्स कंपनी है जिसके संस्थापक इलॉन मस्क जी हैं। यह स्पेस एक्स के रॉकेट 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किए हैं। ठीक, यह एक निजी कंपनी है जिसके संस्थापक इलॉन मस्क जी हैं। अगली जानकारी की बात करें साथियों, हम लोग बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाते हैं एग्ज़ाम में। इन सभी क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में आने के 99% चांस रहते हैं।
आपके एग्ज़ाम में। अगली जानकारी साथियों कि अभी हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है। तो बात करें तो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी डस्टिन जॉनसन, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जस्टिन जॉनसन डस्टिन जॉनसन अंतिम दौर में 4 अंडर 68 4 अंडर 68 के स्कोर के साथ स्कोर के साथ मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। साथ ही साथ जॉनसन के कुल स्कोर की बात करें तो जॉनसन का कुल स्कोर 20 अंडर 268 रहा है। जॉनसन का कुल स्कोर 20 अंडर 268 रहा। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो जॉनसन जी साल 2097 में टाइगर वुड्स के साथ रिकॉर्ड को 2 शॉट से तोड़ा है। जॉर्डन स्पीथ ने भी साल 2015 में इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी। डस्टिन जॉनसन ने 5 शॉट से जीत दर्ज की है। अगर डस्टिन जॉनसन की बात करें तो जस्टिन जॉनसन 5 शॉट में अपनी जीत को दर्ज किए हैं। साथ ही साथ जो 1997 में वुड्स की रिकॉर्ड 12 शॉट से जीत के बाद सबसे बड़ी जीत है। 1997 में वुड्स ने 12 शॉट में अपनी जीत दर्ज की है, लेकिन डस्टिन जॉनसन ने 5 शॉट में ही अपनी जीत को दर्ज कर लिए हैं। ये दुनिया के नंबर 1 डस्टिन खिलाड़ी हैं। कौन? डस्टिन जॉनसन, जो कि अंतिम दौर में 4 अंडर 68 के स्कोर के साथ मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। अगर इनके कुल स्कोर की बात करें, हालांकि पूछे स्कोर नहीं पूछता, सिर्फ आपसे पूछेगा कि मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब कौन जीता, तो मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट के खिताब की बात करेगा तो यह डस्टिन जॉनसन आप लोगों का आंसर होगा। जानकारी के लिए अगर जॉनसन के कुल स्कोर की बात करें तो इनका कुल स्कोर 20 अंडर 268 था। 20 अंडर 268 इनका स्कोर था। ठीक साथियों, अगली बात करें हम लोग तो ऑस्ट्रेलियाई तैराक की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये जो ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं साइना जैक पर अनजाने में इनसे जो है डोपिंग हो गई। इस डोपिंग के लिए दोषी पाए जाने पर इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है खेल के लिए। तो हम लोग लिखेंगे ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक को ऑस्ट्रेलियाई तैराक
साइना जैक को अनजाने में डोपिंग का दोषी करार दिए जाने के बाद डोपिंग का दोषी करार दिए जाने के बाद 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक, 2 साल के लिए प्रतिबंध की सजा दी गई है। 2 साल के लिए प्रतिबंध की सजा दी गई है। दो साल के लिए प्रतिबंध की सजा दी गई है कि जो टोक्यो में ओलंपिक आयोजित किया जाएगा 2 साल बाद, उससे पहले ये बैन जो लगा हुआ है, जो प्रतिबंध लगा हुआ है, यह समाप्त हो जाएगा। कौन से? टोक्यो में जो ओलंपिक शुरू किया जाएगा 2 साल बाद, टोक्यो में जो ओलंपिक शुरू किया जाएगा उससे पहले इनका यह बैन समाप्त हो जाएगा। अर्थात साइना जैक जी टोक्यो में जो ओलंपिक 2 साल बाद आयोजित किया जाएगा उसमें ये भाग ले सकते हैं, उससे पहले इनका बैन समाप्त हो जाएगा। साथियों, अगर बात करें तो साइना को 2019 विश्व चैंपियनशिप से पहले एनाबॉलिक पदार्थ के लिए इस्तेमाल का दोषी पाया गया था। इस फैसले के बाद 22 साल की यह तैराक जो साइना जैक हैं, इन्हें 11 जुलाई 2021 तक किसी भी प्रतियोगिता में भाग ये नहीं ले सकते हैं। इनके ऊपर बैन जो लगाया गया है 11 जुलाई 2021 तक के लिए बैन लगाया गया है। 11 जुलाई 2021 तक के लिए बैन लगाया गया है। ठीक साथियों, ये ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं, ऑस्ट्रेलियाई तैराक जिनका नाम साइना जैक है। इनका अनजाने में डोपिंग हो गई थी, जिसके लिए 2 साल के लिए इनके किसी भी प्रतियोगिता में, किसी भी ओलंपिक में भाग लेने के लिए 2 साल के लिए बैन लगाया गया है। अगली जानकारी की अगर बात करें साथियों, तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस अर्थात इंटरनेशनल स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके देंगे। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस अर्थात इंटरनेशनल स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक, तब से हम अगली जानकारी की बात करें तो अगली जानकारी के अंतर्गत आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। जो भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को बर्खास्त करने का आदेश कौन सा राज्य दिया? तो साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के, आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री फर्जी जाति प्रमाण पत्र ऐसा कौन सा राज्य है जहां सरकारी कर्मचारियों के फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने पर बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत शासकीय सेवकों को
कार्यरत शासकीय सेवकों को सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। निर्देश दिया है। ठीक साथियों, मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले ऐसे शासकीय सेवकों को जिन्हें न्यायालय से स्थगन आदेश नहीं मिला है, उन सभी शासकों को जिन्हें न्यायालय से स्थगन का आदेश नहीं प्राप्त हुआ है, उन्हें सेवा से तत्काल बर्खास्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थगन आदेश वाले मामलों में महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ के माध्यम से शीघ्र सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध भी किया जाएगा। ऐसी जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा दी गई। ठीक साथियों, अब अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के से संबंधित जो खास जानकारी होगी, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जो खास और विस्तृत जानकारी होगी, उसके लिए आप लोगों को छत्तीसगढ़ का स्पेशली आपके ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे छत्तीसगढ़ राज्य की जानकारी एक नज़र में पूरा विस्तृत छत्तीसगढ़ की जानकारी 5 मिनट का वीडियो है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का। उस वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जितनी अधिक से अधिक जानकारी हो सकती है वो सभी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड की जा चुकी है। तो आप लोग इस वीडियो को भी आप लोग भी देखने की कोशिश करिएगा, उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली जानकारी की बात करें तो सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया। सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री कालक्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो सिक्किम के ऊपर से चौथे मुख्यमंत्री कौन हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। 1 2 3 4 इस क्रम में देखा जाए तो चौथे मुख्यमंत्री तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री संचमन लिंबू जो कि सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे, उनका लंबी बीमारी के बाद 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लिंबू का लंबी बीमारी के बाद 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सिक्किम के ये चौथे मुख्यमंत्री थे जिनका नाम संचमन लिंबू है। क्या है? संचमन लिंबू नाम है। लंबी बीमारी के बाद 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। काफ़ी लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे। साथियों, ये 17 जून 1994 से 12 दिसंबर 1994 के दौरान सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर साथियों बात करें तो इनके कार्यकाल के दौरान सिक्किम में अन्य पिछड़ा वर्ग का केंद्रीय अधिनियम भी लागू किया गया था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान सिक्किम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्रीय अधिनियम भी लागू किया गया था। साथ ही साथ सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। आप लोगों को बताया जाए तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में न्यूनतम तथा क्षेत्रफल गोवा के पश्चात न्यूनतम है। ठीक साथियों, क्षेत्रफल में अगर बात करें तो गोवा से कम है। ठीक, और अगर अन्य राज्यों में बात करें तो भारत के राज्यों में न्यूनतम है सर्वाधिक। ठीक साथियों, आप लोगों से अगर सिक्किम में विधानसभा की बात करें तो 32 सीट, राज्यसभा की बात करें तो 1 सीट और लोकसभा की भी 1 सीट। सिक्किम में विधानसभा की 32 सीट, विधानसभा की 32 सीट, राज्यसभा की 1 सीट, राज्यसभा और लोकसभा
की भी एक सीट, लोकसभा की भी। सिक्किम में विधानसभा की 32 सीट, राज्यसभा की एक सीट और साथ ही साथ लोकसभा में भी एक सीट है। ठीक साथियों, मैं अभी आप लोगों से पूछा था एक क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर मैं आप लोगों से बोला था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस अर्थात इंटरनेशनल स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है। तो साथियों 17 नवंबर को दुनिया भर के छात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 नवंबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस इंटरनेशनल स्टूडेंट डे इंटरनेशनल स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस का इतिहास 28 अक्टूबर 1939 की घटना से जुड़ा हुआ है। जो ये 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है, यह 28 अक्टूबर 1939 की घटना से जुड़ा हुआ है। साथियों, दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटी सांस्कृतिक बहुलता और विविधता के प्रदर्शन के लिए इस मौके का इस्तेमाल भी करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए खास गतिविधियों का आयोजन भी करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए खास आयोजन भी करती हैं। साथ ही साथ साथियों, यूनिवर्सिटियों के अलावा कई छात्र संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया करते हैं। ठीक साथियों, ये हमारे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम में आना एकदम लाजमी है। 99% चांस है कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। क्लास को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखा करिए। बार बार ये चीज़ें मैं आप लोगों से कहता हूँ कि क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। हमेशा बीच में आप लोग कहीं भी खोल के देखेंगे कोई भी चीज़ें, तो कोई भी क्वेश्चन तो वो उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ेंगे, आपका परिवार विशाल होगा, उतनी ही हमें भी खुशी और प्रसन्नता होगी और नई ऊर्जा हमें मिलेगी आप लोगों के साथ और भी मेहनत करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप लोग अपना कोई व्यू भी देना चाहते हैं, कोई अपना राय या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। साथ ही साथ और भी अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो उस डाउट को अच्छे से कंफर्म करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से भी आप लोग जुड़ सकते हैं और वहां अपने डाउट को आप लोग हमसे शेयर करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। साथ ही साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे और भी ज़रूरतमंद लोगों तक ये क्लास पहुँच सके। साथियों ठीक है, आप लोगों का सहयोग हमें बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।